हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपके बोर्ड पर है। अ फादर सेज टू हिज सन 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर एंड आफ्टर 3 years, ये 7 साल पहले का था। दूसरी लाइन में आफ्टर 3 years आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल। अब उनकी एज निकालिए, प्रेजेंट एज। इस तरीके के सवाल अभी मैंने आपको नहीं बताए थे, तो आप अभी सवाल पे ना ध्यान देके मेरी बात को समझिए। क्वेश्चंस में जैसे फादर सन, मदर सन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, उनमें सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मानते हैं। प्रेजेंट एज को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दैट एक्स, किसकी? जो पेरेंट्स हैं, वेदर फादर हो या मदर हो। एक्स या एफ भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, अगर एक ही बच्चा है तो चाइल्ड जो है, चाहे सन, गर्ल, कुछ भी हो, उसके लिए आप वाई मानते हैं। मतलब ये जो दो एज मानी जाएंगी, ये दोनों ही एज प्रेजेंट एज मानी जाती है। वेदर वो क्वेश्चन आपसे कुछ भी बोल रहा हो, आपको केवल प्रेजेंट एज को मानने के बाद ही क्वेश्चन को शुरू करना है। अब अगर वो बोलता है इतने साल पहले, कुछ समय पुरानी अगर वो बात करता है क्वेश्चन, अगर वो कुछ समय पुरानी बात करता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसमें से, यानी जो दोनों लोगों की एज थी, उस साल, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, उनको माइनस करना है, यानी दोनों की 10 साल पुरानी एज को लिखना है। यानी अगर ये एक्स और वाई है, तो क्वेश्चन को करने के लिए पहली अगर कंडीशन 5 years एगो, 3 years एगो टाइप में है, तो दोनों को x - 5 और y - 5 टाइप लिखना है, ठीक। अगर वो उसके बाद दूसरी कंडीशन में बोलता है कि आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद, तो उन दोनों को प्लस में लेके फिर कंडीशन को उसमें अप्लाई करना है। तो इस सवाल को मैंने ये थोड़ा इजी लिया है सवाल। इसके बाद में इसी पर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा टिपिकल भी लूंगा। तो सबसे पहले आप इस सवाल को समझिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। A father says to his son 7 years ago, I was 7 times old as आप जितने साल के थे 7 साल पहले, उससे मैं 7 टाइम्स था। तो सपोज फादर्स एज आपने कंसीडर कर ली एक्स, ये प्रेजेंट एज होंगी दोनों, मैंने अभी आपको बताया। हमें केवल प्रेजेंट एज में चलना है। और जो सन है उसकी एज आपने वाई कंसीडर की। पहली कंडीशन है 7 साल पहले, 7 years एगो और बैक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो फादर होंगे उनकी एज हो जाएगी x - 7, और जो उनका बेटा होगा उसकी एज हो जाएगी y - 7। समझ गए? ये क्लियर हो गया कि जितने साल पहले वो बोलता है, पहले उसके लिए उतने साल पहले दोनों की एज को अलग अलग लिखिए। फिर कंडीशन लगाइए कि जो फादर थे वो 7 टाइम्स थे अपने बेटे की एज के 7 साल पहले, यानी फादर की एज 7 साल पहले 7 टाइम्स थी अपने बेटे की एज के, ठीक। यानी x - 7 was the age of his father, is 7 times as old as his son before 7 years। तो ये कंडीशन आपने अप्लाई करी तो आपकी इक्वेशन इस रूप में आएगी। अगर इसको जल्दी से सॉल्व करें तो x - 7y, ये प्लस का हो जाएगा, 7 - 7 49, माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज उसने कहा आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल। कितने समय बाद? 3 साल बाद। तो अब 3 साल की कंडीशन, आफ्टर 3 years, तो जो फादर होंगे 3 साल बाद, उनकी एज हो जाएगी x + 3 year, और जो सन उनका बेटा होगा 3 साल प्लस, तो उसकी एज हो जाएगी y + 3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कंडीशन अप्लाई कीजिए, यानी 3 साल के बाद जो फादर की एज थी, वो अपने बेटे 3 साल पहले, बाद में, सॉरी 3 साल बाद में, तो आप इसको x + 3 लीजिए। 3 साल के बाद फादर की एज यानी x + 3 था 3 टाइम्स ऑफ y + 3, 3 टाइम्स ऑफ y + 3। इसको फटाफट, यानी फादर की एज 3 टाइम्स ऑफ
सन की एज 3 साल बाद। सॉल्व कीजिए इसको, x माइनस 3y प्लस का 9 माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 3 जा 9 माइनस का 3 6, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में शुरू में समझाया था कि आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, किसी से भी कीजिए, एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान मेथड होता है। यहाँ ये क्लियर भी है कि दोनों वैल्यूज में x जो है, दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन साइन सेम है तो आपको इन्हें सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम सब्ट्रैक्शन पर चलते हैं तो साइन हमारे नीचे वाली इक्वेशन के बदल जाते हैं। ये कैंसिल आउट हो गई, -7 + 3 -4y -42 -6 -48 प्लस हो गए। दिस इम्प्लाइज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज 12, 12 चौक 48। y की वैल्यू आपकी 12 आती है। इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। हाउ 12 3 36 6, ये ऐड हो गई 42। देखिए x हमने प्रेजेंट एज ऑफ फादर मानी थी, y हमने प्रेजेंट एज ऑफ सन मानी थी। अब जो मेरा पुराना तरीका है कि अगर क्वेश्चन आपने किया है अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन में तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको 7 साल पहले लेके जाइए। फादर की एज 7 साल पहले 42 - 7 कितनी थी? 35। बच्चे की एज 7 साल पहले 12 - 7 5। 35 इज 7 टाइम्स ऑफ 5, यानी जो पहली कंडीशन थी कि 7 साल पहले फादर अपने बेटे की एज के 7 टाइम्स थे, वो यहाँ फुलफिल हो गई। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन का थी 3 साल बाद वो 3 गुने थे। 3 साल अगर आप इसमें करेंगे 42 + 3 इट विल कम 45 एंड y 12 + 3 इट विल कम 53। अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो 3 आता है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि फादर की एज 3 साल के बाद बेटे की एज का 3 गुना थी। इसी तरीके के 90% क्वेश्चंस एज ग्रुप में आते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ वो इतना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसमें जो एक ट्रिक है वो मेरा बताना बहुत जरूरी था, जिसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पढ़ने में आपको लगेगा काफी इजी है। 5 years ago, 5 साल पहले फादर्स एज वाज 2 times the sum of his 3 children. Here, after 5 years, father's age can be obtained by subtracting 8 from the sum of his children's. What is father's present age? देखिए सवाल को समझिए जरा। दुगनी है 5 साल पहले, दुगनी थी। फादर की प्रेजेंट एज जो मैंने आपको बताया वो आपने x मान ली। बच्चों की जो एज है वो आप y मानेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एक बच्चे की मानी जाएगी या तीनों की मानी जाएगी। तो भैया जब आपको बच्चों के बारे में कंसीडरेशन ही नहीं है कि अलग अलग बच्चों की एज क्या है, तो उसने केवल ये कहा था क्वेश्चन में कि उसके जो तीनों बच्चे हैं उनकी एज से 2 टाइम्स थी 5 साल पहले, तो उनकी कंबाइंड एज यानी सम ऑफ एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन इज y, हमने ये कंसीडर किया। क्लियर? अब हम 5 साल पहले पहुंचते हैं तो फादर की एज x - 5 हो जाएगी। तीनों बच्चों की जो एज है 5 साल पहले y - 5 हो जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है? हम 5 घटा देते थे, नहीं घटा देते थे। 5 साल पहले पहुंचे, पापा की एज x - 5, बच्चों की एज y - 5। क्लियर हो गया? ठीक। यहाँ पर जो गलती है वो समझिए, आप क्वेश्चन को समझिए। बच्चे कितने थे उसके? 3 बच्चे थे। अगर बच्चे एक होता, केवल एक बच्चा होता तो y - 5 हो जाती, क्योंकि एक बच्चे की एज कम हो गई। अगर 2 बच्चे होते तो दोनों की एज 5-5 साल कम होती, तो कम होती यहाँ से 10। बच्चे कितने हैं? 3। समय क्या है? 5 साल पहले का। इसका मतलब यहाँ से y - 5 ना होके y -
15 होगा। जो 3 बच्चे थे, एक बच्चे की एज अगर 5 साल पहले में 5 माइनस करेंगे तो 3 बच्चों में 15 माइनस होगा या नहीं। ये कंडीशन थी जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। अब आप इस क्वेश्चन को करिए। 5 साल पहले जो फादर की एज थी which was 2 times of the sum of his 3 children। यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इक्वेशन को, x माइनस 2y 15 दूनी 30 इधर चला गया माइनस का 25, इक्वेशन नंबर 1। एंड आफ्टर 5 years x प्लस 5 एंड एज जैसे कि पहले करा था, इसमें 5 नहीं जुड़ेंगे, 15 जुड़ेंगे। यानी जितने अगर बच्चे होते हैं तो आपको उतने टाइम्स ही जोड़ना है, उतने टाइम्स ही घटाना है। इस बात को आप याद रखिए। तो उन्होंने कहा है कि 5 साल के बाद अगर उनके पापा की एज ली जाए तो वो उनके बच्चों की एज में से 8 माइनस करने के बाद, यानी y प्लस 15 माइनस 8, यानी 8 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ सम ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से यहाँ 10 दिए, इक्वेशन नंबर 2 15 हो गया। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है। वही सबसे प्यारा मेथड हमारा लवली एलिमिनेशन का, क्योंकि ये दोनों साइन सेम थे तो इसलिए मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, साइन रिवर्स हो गए। ये माइनस का y और यहाँ से यहाँ करेंगे तो माइनस के 27, यानी बच्चों की एज का सम 27 आएगा। अगर कहीं गलती है तो इसको आप दोबारा चेक कर लेना। क्वेश्चन करते हैं, अगर गलती आती है तो उसमें निकल आएगी। ठीक है, y की वैल्यू 27 आ गई। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो x माइनस 27 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 29। ये आपकी वैल्यू ऑफ फादर्स एज आ गया। ठीक है, अब आप फटाफट इसको लगाइए, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी? 24। किसकी? पापा जी की। बच्चों की एज का सम 27 है, 27 में से 15 माइनस करिए आप, ये हो गया 12। अब जरा देखिए 5 साल पहले बच्चों की एज का 2 टाइम्स इनकी एज है या नहीं। कंडीशन फुलफिल हो रही है। नाउ आफ्टर 5 years 20, इसमें से मत कर देना, 5 साल जोड़ दो, इसमें जोड़ो 5 साल, क्योंकि प्रेजेंट एज है 29। अगर 5 साल के बाद इसको देखा जाए तो ये 34 हो गई। और अगर इसको देखा जाए क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, 15 जोड़ दीजिए इसमें, 7 5 12 42। अब 42 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो यू विल गेट 34 एज द रिजल्ट। वही चीज है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर सिंगल बच्चे की बात हो रही है तो जैसे 5 साल पहले 5 घटाते हैं पापा की एज में से, ऐसे बच्चे में से घटा दो। लेकिन अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यानी आपको बच्चों की संख्या दे रखी है 2 या 3, उतने टाइम्स ही माइनस होना है, उतने टाइम्स ही प्लस। आनंद आया नहीं आया सवाल में? तो इसी तरह क्वेश्चन अब मैं आपको एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन चलाता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, A boat goes 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 hours एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 hours। यानी अब जो क्वेश्चन आपके पास में लाया हूँ वो आ रहा है, अगर एक नाव किसी नदी में चल रही है तो देखिए सबसे पहले सपोज दैट ये कोई नाव है, ये पानी में चल रही है। पानी में चलने पे ये रुका हुआ पानी नहीं है, ठीक है, यानी ये पानी रुका हुआ नहीं है, किसी समय पे पानी में भी कुछ स्पीड है। तो अगर पानी की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, यानी पानी का फ्लो ऑफ वाटर यानी स्ट्रीम का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, और अगर नाव भी आपकी उसी डायरेक्शन में जाती है, दोनों सेम डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक, अब अगर आपकी नाव फ्लो ऑफ स्ट्रीम तो एक ही जगह रहेगा, फ्लो ऑफ स्ट्रीम तो बदलेगा नहीं। आप समझो नदी इधर बह रही है तो इधर बहने लगे, थोड़े समय तक तो उधर ही बहेगी। लेकिन अगर नाव को अब इधर जाना है, यानी एक इस तरह से इधर गई, उसके बाद इसको इधर लौटना है, और ये दोनों स्पीड अगर फ्लो ऑफ स्ट्रीम यानी फ्लो ऑफ वाटर और नाव जो दिशा चल रही है, जिस दिशा में नाव को जाना है, वो दोनों अगर अपोजिट हैं तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। यानी फ्लो ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, फ्लो ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो आप इतना भी समझेंगे, अगर इसकी स्पीड यहाँ u है और पानी की स्पीड v है, तो अगर नाव उसी दिशा में चल रही है जिस तरह पानी चल रहा है, तो ये स्पीड ज्यादा आएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि नाव को चलाने में
आसानी होगी। अगर अपोजिट फ्लो में चलेगी नाव तो ये स्पीड सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी दोनों की स्पीड। और ये बात पक्की बात है, अगर नाव एक जगह से इधर जा रही है और नदी बह रही है और नाव फिर भी फ्लो कर रही है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ वाटर। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा सवाल है। अब इसको समझिए, अ बोट गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट आपको कुछ कंसीडर करनी पड़ेगी इन स्टिल वाटर। जब भी आप स्पीड ऑफ वाटर कंसीडर करेंगे तो वो स्टिल वाटर में करेंगे x, ठीक है। मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी लिख लीजिए। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी बोट की एक कैपेसिटी थी जो बोट वाले चलाते थे उसको, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला पाते थे जब पानी रुका हुआ होता था। ये है इसका मतलब। लेकिन अब ये तो है नहीं कि वो केवल तभी चलाएंगे जब पानी रुका हुआ होगा, किसी समय पानी फ्लो हो रहा है, उनको नाव चलानी है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लीजिए इसमें y किलोमीटर पर आवर की है। अब अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, कहीं कोई सवारी उनको छोड़ने जाना है, किसी काम से जाना है, तो ये दोनों स्पीड, ये जो स्पीड होती है दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब ये बोलता है अ बोट गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह 28 किलोमीटर उनको जाना है और वहां जाने में उनको 4 घंटे लगते हैं। तो आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो ये डाउन स्ट्रीम है तो सम ऑफ देयर स्पीड हो गई x प्लस वाई, और जो इसने जो कैलकुलेशन में दिया वो आपको दिया 28 किलोमीटर अपॉन 4 यानी 7। इट मीन्स एक इक्वेशन आपकी बड़े आसानी से निकल आएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इक्वेशन बहुत आसानी से निकलती है और उससे भी ज्यादा आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। पहला ही आया। नेक्स्ट क्या था, एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब आप देखिए अप स्ट्रीम में वो कम डिस्टेंस तय कर रही है, टाइम भी 6 घंटे का लग रहा है फिर भी, क्योंकि वो अप स्ट्रीम है, उसमें उसको नाव चलाने में दिक्कत होगी। अब मैंने आपको एक चीज और यहाँ कंसिडर क्लियर कर दी थी कि स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्पीड ऑफ वाटर यानी स्ट्रीम से ज्यादा होगी, जब तो नाव उसको तैर के यानी बहाव के विरुद्ध कैसे चल पाएगी, जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी x माइनस वाई इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम फ्लोइंग। इसने बोला है 12 किलोमीटर 6 आवर्स में, 12/6 इट मींस इट इज 2। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, y कट जाएगा 2x = 9, दिस इम्प्लाइज x = 4.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इफ यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x in any equation either 1 and 2, you will get the speed of the boat, speed of the stream। यानी 4.5 plus y is equal to 7, y is equal to 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी in this case the flow of stream is 2.5 किलोमीटर पर आवर and the flow of the speed of the boat in still water is 4.5 किलोमीटर पर आवर। आपकी समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया, लेकिन इसके क्वेश्चन ही इजी आते हैं तो मेरी कोई गलती तो है नहीं, जब सवाल ही सरल आते हैं। लेकिन केवल समझना ये होता है कहाँ x प्लस वाई और कहाँ x माइनस वाई लगेगा। और यूनिट को आप देख लीजिएगा, पता पड़ा यहाँ उसने किलोमीटर और आवर में दे दिया और कहीं किलोमीटर और मिनट में दे दिया, आपको पहले यूनिट इसमें सेव रखनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को समझिए, पहले इसको ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है कि आपके हाई स्कूल के लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे का हो। ये क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें कहीं कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस का जिक्र आता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपका लिया है। ये लीनियर पीयर इक्वेशन से ही है। इक्वेशन में इन सवालों में जो आपके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के अलजेब्रिक सवाल होते हैं, उनमें इक्वेशन बनाने का ही सारा खेल होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो जाएगा, उतनी ही जल्दी आप इक्वेशंस बना लेंगे। तो समझिए, सबसे पहले अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड
रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट लेट, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो 5 मिनट लेट होता है, लेकिन यदि वो अपनी स्पीड को नेक्स्ट डे या बिफोर डे 5 किलोमीटर पर आवर पर रखता था तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता था। अब किसी किसी में बीमारी होती है ना, उनको पहुंचना बिल्कुल 9 बजे ही है, ना 9:05 पे, ना 9:05 पे। तो ये उसने कैलकुलेशन उसको लगानी थी कि भैया मैं अपने घर से किस स्पीड से चलूं कि बिल्कुल राइट टाइम, जब घड़ी में 9 बजे तो मेरी एंट्री ऑफिस के गेट पे होनी चाहिए। तो अब उसकी समस्या को हल करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए। तो देखिए कैसे होगी समस्या हल। तो भैया समस्या हल होनी तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा, ये पहचान करनी पड़ेगी कि इनके घर से इन बाबूजी का ऑफिस कितनी दूर है। डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए स्पीड को निकालने के लिए। तो मैंने ये मान लिया कि इनके घर से इनके ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। अब डिस्टेंस तो आ गई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये अपने घर से ऑफिस जाने के लिए किस स्पीड से निकले, वो भी मुझे माननी पड़ेगी। तो मैंने वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान ली, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ पर आवर में, तो मैंने इसको भी मान लिया। यानी क्या माना? मैंने माना डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द हाउस एंड द स्पीड ऑफ द पर्सन। यानी स्पीड कौन सी? जो एक्यूरेट स्पीड है, यानी ये वो स्पीड है जो इनको बिल्कुल सही 9 बजे ऑफिस में पहुंचा देगी। यानी उसमें ना तो ये पहले पहुंचेंगे ना ये देर से पहुंचेंगे। इनके सेटिस्फेक्शन के लिए ये स्पीड मैंने मान ली। अब आप समझिए, जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो वो बाबूजी 5 मिनट लेट हो गए। 5 मिनट लेट होने का मतलब क्या है? अगर इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करते तो समय कम लगता, इस स्पीड से चले तो समय ज्यादा लगा। आपको समय का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है? 5 मिनट। अगर आप इसको घंटे में लिखें तो ये 5/60 आवर आ गया। यानी आपको जो इक्वेशन बनानी है ये, क्योंकि टाइम है जो दिया हुआ है, तो टाइम के डिफरेंस में बनानी है। तो मैंने अभी आपको बताया, इस स्पीड से चलते तो वो सही समय पे पहुंचते, वो 4 किलोमीटर से चले तो वो देर से पहुंचे। यानी इस स्पीड से चलने में लगा समय ज्यादा है। डिस्टेंस कितनी है? x, स्पीड कितनी है? 4, यानी x/4, x/4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिस स्पीड से वो लेट पहुंचे थे, यानी ये टाइम लगा हुआ होगा ज्यादा, माइनस x डिस्टेंस, अगर वो y से चलते तो बिल्कुल सही समय पर पहुंचते। यानी ज्यादा समय माइनस सही समय का डिफरेंस था 5, क्योंकि वो 5 मिनट लेट हुए थे। ठीक है, एक इक्वेशन आपने बना ली। आप इसको चाहें तो 5/60 है, सॉल्व कर दें या बाद में सॉल्व कर लेना। चलिए कर देंगे। 5/60 का मतलब 1/12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट। अब अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलते वो 10 मिनट पहले पहुंच जाते, यानी ये जो टाइम था उनका इस स्पीड से चल के इतनी दूर चलने का जो सही समय था, अब वो उससे भी पहले पहुंच गए। कितने पहले? 10 मिनट पहले। यानी 10/60, अगर आप इसको लिखें तो ये 1/6 हो जाएगा। चलिए पहले 10/60 ही लिख दूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंस है, लेकिन आपको इसमें ये समझना है कि ये जो डिफरेंस है वो कब आया? जब उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम उनको कम लगा, यानी इस स्पीड से चलते तो टाइम ज्यादा लग रहा था। x/y का समय अब ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो स्पीड थोड़ी उन्होंने बढ़ा दी, डिस्टेंस तो वही थी, स्पीड उन्होंने कितनी कर दी आपकी अपनी? 5 किलोमीटर। यानी 5 किलोमीटर की स्पीड से चले तो वो जल्दी पहुंच गया, यानी ये समय कम है और पहले ये समय इतना था जो कि इसके कंपैरिजन में ज्यादा था। इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। थोड़ा दोबारा समझ लीजिए, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पहले करके इसको माइनस क्यों लिखा? इसको इसलिए लिखा, x/4 क्या था? 4 स्पीड से चलने पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो व्यक्ति चलता था तो अपने ऑफिस जाने में लेट हो जाता था। यानी ये समय ज्यादा है और यूजुअल टाइम ये होना चाहिए था, इसीलिए ये आया। अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चला तो वो बहुत जल्दी पहुंच गया, यानी 5 किलोमीटर वाला समय जो ये है वो कम है,
यूजुअल स्पीड उसकी ये थी, इसीलिए इसमें इसको पहले रखा गया। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व करना नहीं, एक्स अपन वाई प्लस में है, एक्स अपन वाई माइनस में, आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप करेंगे एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा तो एक्स अपॉन 20 हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, देखिए 12 आया, 1 माइनस 2/12, ये माइनस में आ गया। दिस इम्प्लाइज x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 1/12। यहाँ कहीं बेटा कुछ गलती हो रही है, कोई बात नहीं। आपकी x अपॉन 4 थी, समय कितना था 10 मिनट का, उसको जल्दी पहुंच गया था, 10/60 मैंने कर दिया, 1/6 हो गया, ये 1/12 क्योंकि ये 5 मिनट लेट था, बिल्कुल ठीक। x अपॉन 4 ये मैंने लिया, ऐड करा है तो इसमें कुछ करना ही नहीं, ऐड करा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो आ नहीं सकता था ना। तो हमारी जो छठी इंद्रिय है उसने कहा ये गड़बड़ है, तो हमने ऐसे कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ठीक। 3 चौक 12 और 4 से 5 बार गए, इसका मतलब 5 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 क्या है, x क्या है, x डिस्टेंस है, तो यानी ये 5 किलोमीटर आ गई। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द हाउस, x इज इक्वल टू 5। सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि 4 किलोमीटर स्पीड से चलने में समय ज़्यादा लगता था, तो इसमें समय पहले लिया गया है माइनस यूजुअल टाइम। यहाँ 5 किलोमीटर स्पीड जब हो जाती थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये जल्दी पहुँच जाता था, यानी ये समय कम था, ये ज़्यादा था। इन दोनों को ऐड करा, ये कट गए, 1/12 प्लस 1/6 हो गया, यहाँ से 3/12, यहाँ से काट पीट करके x की वैल्यू 5 किलोमीटर आ गई। इस तरीके से मैंने आज आपको इस वीडियो में जो मुझे लगते थे अच्छे क्वेश्चंस, देखिए सिंपल आप कर लेंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसके जो 4, 6, 10, 20 सवाल आते हैं इजी, वो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ये सारा खेल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको केवल और केवल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक। आज की उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ट्रायंगल चैप्टर लाऊंगा। ओके।